वहाँ से बड़वानी से फिर वो गुजरात की तरफ चली जाती है ना। बड़वानी लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर नर्मदा नदी बहती है, उसके बाद वो आगे निकल जाती है। ठीक, तो मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर के जाती है ना। फिर दूसरी बात नर्मदा नदी के ऊपर जो हमने प्रोजेक्ट्स की बात की थी उसमें एक तो था जबलपुर का बरगी बांध है ना, बरगी डैम। दूसरा था हमारा इंदिरा सागर है ना। इंदिरा सागर के बाद ये तो देखो ये दो प्रोजेक्ट जो है ये मेजर प्रोडक्ट है, इस प्रोजेक्ट है ना, बहुत बड़ी परियोजना है जिसमें इंदिरा सागर जो है ये सबसे बड़ा जलाशय बनाता है पूरे भारत के अंदर। उसके बाद एक और इसमें बांध आता है, वो आता है महेश्वर के पास है ना, महेश्वर बांध उसको बोला जाता है, और वो भी 400 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी का बांध है। उससे पहले हम थोड़े थोड़े जो उसके सहायक नदियों पर जो हेल्पिंग रिवर्स है उनके ऊपर जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे, जो ज़्यादातर किस पर्पज से बनाए जाते हैं, इरिगेशन के पर्पज से है ना, सिंचाई के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। बिजली पैदा करना या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन उनका जो काम वो नहीं है। तो देखो नर्मदा नदी जो है हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ से जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है और इस तरह गुजरात से होती हुई यहाँ पर अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, फिर इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स की हम बात करने वाले हैं अब। तो सबसे पहले ये देखो भोपाल के पास है ना, मैं जहाँ से शुरू कर रहा हूँ आज, वो देखो हमारा जो अगला डैम है वो कौन सा डैम है भाई, वो है कोलार डैम। कौन सा डैम है, कोलार डैम। ठीक है, कोलार बांध। अब चूंकि ये सारी नेमिंग है इसलिए मैं यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ है ना, आप लोगों ने, क्योंकि हमें डबल लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो कोलार डैम जो है, कोलार डैम कहाँ पर है भाई, कोलार डैम जो है नर्मदा की सहायक नदी है। कौन सी नदी है, कोलार रिवर। कोलार रिवर मतलब कि कोलार नदी कहाँ से कहाँ पर है, ये हमारे पास में भोपाल में आ जाता है। ठीक है, भोपाल में है। तो कोलार डैम जो है भोपाल पर कोलार नदी जो है सहायक नदी नर्मदा की, और इसके ऊपर बंधा हुआ है। ठीक है, इसका जो बेसिक पर्पस है वो बेसिक पर्पस क्या है, इरिगेशन। क्या पर्पस है इसका, इरिगेशन मतलब कि सिंचाई। इरिगेशन मतलब सिंचाई। ठीक है, ये कितने एरिया को सिंचित करता है, देखो ये डैम यहाँ पर क्यों बनाया गया है, क्योंकि आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास का जो एरिया है वहाँ पर पर्टिकुलर जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट को भी अगर कवर कर लेता है तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, फसलों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो है हमारा जो स्टेट है वो थोड़ा सा डेवलप होगा, उन्नति करेगा। इसलिए छोटी छोटी परियोजना। फिर इनसे फ़ायदा क्या होता है कि इनको बनाते समय आपको किसी तरह का कोई भी बड़ा चेंज नहीं करना पड़ता है, मतलब लोगों को शिफ्टिंग नहीं करना है, माइग्रेशन नहीं करना है, सीधा सा डैम बना दिया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो हाइट है वो इन ऐसे डैम्स की हाइट जो है 23 से लेकर के 25 मीटर तक होती है। ठीक है, 23 से लेकर 25 मीटर तक की हाइट होती है। बेसिक पर्पस जो इनका इरिगेशन होता है। और चूंकि ये नर्मदा की सहायक नदी, ठीक है, जो हमारी नर्मदा जी है उनकी हेल्पिंग रिवर जो है कोलार, उसके ऊपर बना हुआ है, भोपाल के पास इसका जो है जगह है। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा जो बांध है हमारा वो है बरना बांध। कौन सा बांध है, बरना। ये बरना जो बांध है हमारा, ये भी छोटा सा डैम है, बरना डैम। ठीक है, जिसको हम कहेंगे बरना बांध। और ये कहाँ पर है भाई, देखो यहाँ पर मैप में अगर देखो तो एक तो मैंने बता दिया आपको, ये भोपाल के पास। ठीक है, ये रहा हमारा भोपाल। और बरना जो है ये रायसेन में है। कहाँ पर है, रायसेन में। ठीक है, बरना बांध जो है ये रायसेन में मिलेगा आपको, रायसेन में। और कौन सी नदी के ऊपर बंधा हुआ है, तो बरना रिवर पर ही बंधा हुआ है। रिवर के नाम पर ही इनका जो है नेमिंग कर दिया जाता है। बरना रिवर पर बंधा हुआ है। इसका भी जो मेन पर्पस है वो क्या है, इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन ही इसका मुख्य उद्देश्य है, मेन पर्पस है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट, अब देखो ये हो गया बरना डैम हमारा। इसके बाद हम अगर आगे चले तो नर्मदा रिवर आगे कहाँ पर जाती है भाई, आगे जाएगी ये खरगोन की बात करते हैं। जब पहले खंडवा की बात कर लेते हैं। देखो खंडवा में खंडवा की अगर हम बात करें तो खंडवा में जो डैम है वो है सुक्ता डैम। वो भी इसी तरीके का छोटा सा बांध है। कौन सा डैम है, अगला डैम में लिखता हूं 3rd नंबर का जो है हमारा सुक्ता डैम। ठीक है, कौन सा डैम है, सुक्ता डैम या सुक्ता बांध। ठीक है, ये जो है आपका डैम, ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, सुक्ता रिवर के ऊपर बना हुआ है। सुक्ता रिवर भी हमारी क्या है, हेल्पिंग रिवर है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सुक्ता रिवर के ऊपर बंधा हुआ है। अभी जाऊंगा तब, आप तो अभी रहने दो ना, अभी तो जहां मैं लिख रहा हूं वहीं पे रहूंगा।
ठीक है। चलो फिर इसकी भी हाइट वगैरह की तो बात करने का यहाँ पर हमने कह दिया है कि इस तरीके के जो छोटे डैम है वो 25 ज़्यादा से ज़्यादा 30 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। केवल इनकी जगह हमको पता होनी चाहिए और किस नदी के ऊपर बने हैं वो नदी का नाम हमको पता होना चाहिए। ठीक है, दो जानकारी इनके बारे में हमको होनी चाहिए। और तीसरा जो इनका पर्पस होता है वो मैं बता ही रहा हूँ कि सिंचाई के उद्देश्य से ही इनको बनाया जाता है, सिंचाई आसपास के क्षेत्रों में हो जाए। ठीक है, तो उतना काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा देखो ये जो है आपका डैम ये 400 से लेकर 450 है ना स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को जो है कवर कर देता है। 400 से 450 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिंचाई कर देता है। कब? जबकि मानसून के टाइम पर पानी अच्छा इसमें भर जाए तो। ठीक है, साल भर का ये काम नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर नवंबर तक इसका जो पानी है वो फिर सूखने लगता है, खत्म होने लगता है। ठीक, चलो सुक्ता नदी हो गई, सुक्ता बांध हो गया। इसके बाद हम खरगोन में आ जाते हैं। तो देखो खरगोन में क्या है, दो बांध है खरगोन में। एक तो बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि है महेश्वर बांध, महेश्वर डैम, जो कि महेश्वर में है, महेश्वर डैम। ठीक है, जो कि महेश्वर में स्थित है, महेश्वर। ठीक है, महेश्वर में स्थित है। ये मेजर प्रोडक्ट है, ये थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी हाइट करीब करीब है 49 मीटर के आसपास। ठीक है, 49 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। और इसका जो कैपेसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कैपेसिटी वो है 250 से लेकर के 300 मेगावाट। ठीक है, और अभी धीरे धीरे वो इसको बढ़ाते जा रहे हैं। और इरिगेशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़े एरिया में इरिगेट करता है ये, है ना। लगभग अगर हम देखें तो ये करेगा 12,000 से लेकर के 13,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया को जो है ये कवर कर सकता है, मतलब कि सिंचित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखने वाली चीज़ कौन सी है, महेश्वर डैम के बारे में, कि महेश्वर डैम जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन अच्छा खासा करता है। ठीक है, जो बरगी बांध है वो 100 मेगावाट बिजली बनाता है और ये उसकी कंपैरिजन में 2 से 3 गुना ज़्यादा बिजली का निर्माण करता है। ठीक है, महेश्वर डैम। महेश्वर डैम के बाद अगर हम आगे चले तो अगला जो डैम है हमारा, अगला जो डैम है वो भी खरगोन डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, अगला डैम जो है हमारा वो है उपेर, उपेर है ना, उपेर बेड़ा। क्या नाम है इसका, उपेर बेड़ा, उपेर बेड़ा। ठीक है, उपेर बेड़ा डैम कहाँ पर है ये, तो जगह का नाम बता दूं मैं, ये है खरगोन के अंदर। ठीक है, खरगोन में नेमित गांव है, नेमित एक गांव है, वहां पर जो है ये बना हुआ है। ठीक है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो खरगोन ये रहा हमारा, है ना, यहाँ से लाइट आ रहा है, देखो ये रहा खरगोन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आपका जो डैम है कौन से गांव में है, नेमित गांव में है। नेमित गांव में उपेर बेड़ा, ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये बेड़ा नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, बेड़ा नदी के ऊपर बना हुआ है। और इसका भी मुख्य जो पर्पस है, जो उद्देश्य है वो क्या है, इरिगेशन, सिंचाई करना। ये सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है ये हेल्पिंग रिवर है, नर्मदा नदी की हेल्पिंग रिवर है। ठीक है भाई, उपेर बेड़ा, सुक्ता बांध, है ना, सुक्ता तो पढ़ा दिया। चलो इसको फटाफट से नोट कर लो। तो देखो अब जब हम याद करेंगे तो कैसे याद करोगे, मैंने आपको कल भी बताया था कि शुरू से जहां से नदी निकल रही है वहीं से हम सारी चीजें बोलते चलेंगे सीरियल वाइज, है ना, सीरियल वाइज। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, कौन सा डैम पढ़ा था हमने सबसे पहले, जबलपुर। जो बिग प्रोजेक्ट्स है उनमें से पहला कौन सा था, जबलपुर बरगी बांध, है ना। जबलपुर के बाद जैसे जैसे हम इस तरफ आते जाएंगे, है ना, मतलब कि जहां से नदी बह रही है वहां पर आप चलते चलो धीरे धीरे, तो फिर कौन सा डैम पड़ेगा हमको, इंदिरा सागर। इंदिरा सागर खंडवा में है, चूंकि वो बड़ा बांध है इसलिए इसको हमने पहले पढ़ा था, है ना। इंदिरा सागर बांध मतलब कि पुनासा डैम जिसको हम कहते हैं, तो पुनासा डैम है। पुनासा डैम के बाद अगला जो बड़ा डैम है वो कौन सा है, महेश्वर। ठीक है, 3 डैम जो है हमारे नर्मदा नदी पर बने हुए ऐसे डैम है जो कि मेजर प्रोडक्ट है और जिनका जो पर्पस है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है ना, बिजली का उत्पादन करना है। बाकी के जो डैम है छोटे, उनका पर्पस क्या है, उनका पर्पस केवल इरिगेशन है, आसपास के क्षेत्रों को सिंचित करना। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर भी कई बार क्या होता है, नदियों में लोग ऐसी रेत की बोरियां लगा के और पानी रोक लेते हैं, है ना, नहरों में रोक लेते हैं। उस तरीके से यहाँ पर भी छोटे पैमाने पर, ताकि कोई माइग्रेशन ना करना पड़े, इस तरीके के डैम बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया उपेर बेड़ा। अब इसके बाद एक और डैम है, ठीक है, एक और डैम है जो गोई डैम। कौन सा डैम है, गोई, गोई डैम।
गोई डैम कहां पर है भाई? गोई डैम जो है ये बना हुआ है बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, बड़वानी जिले में है, ठीक है, मतलब कि सबसे लास्ट हो गया। ये देखो बड़वानी को देखो तो कहां पर है, ये रहा बड़वानी सबसे लास्ट में, जहां से नर्मदा जी क्या हो रही है, अब गुजरात के अंदर प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो बड़वानी में सबसे लास्ट में जो है वो गोई डिस्ट्रिक्ट है, गोई आपका बांध है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? गोई नदी पर ही बना हुआ है, जो कि नर्मदा जी की कौन सी है? सहायक नदी है, ठीक है, सहायक नदी है, हेल्पिंग रिवर है, ठीक है भाई। और इसका भी मेन पर्पस क्या है? इरिगेशन, इरिगेशन इसका भी मेन पर्पस है। ये इसके बारे में फैक्ट्स हो गए। तो बेसिकली जो आपकी स्मॉल साइज के डैम है उनमें हमें केवल जगह का नाम और नदी का नाम याद रखना है, ठीक है। उसकी हाइट या वगैरह वगैरह जो भी उसके फिगर्स है उनमें हमको नहीं उलझना है, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेजर डैम्स है उनमें हम सारी चीज़ें बोलेंगे, बट जो माइनर वाले हैं उनको हम केवल नाम और जगह का नाम और नदी का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गई नर्मदा नदी के बारे में हमारी जो कहानी थी ये पूरी हो गई। नर्मदा नदी में अभी एक और चीज़ रह गई है, उसकी जो हेल्पिंग रिवर्स है वो और मैं बता दूंगा कि नर्मदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या पढ़ा कि नर्मदा रिवर का उद्गम कहाँ से निकलती है, कहाँ पर गिरती है, किन किन राज्यों से किन किन डिस्ट्रिक्ट से होकर, जिलों से होकर गुजरती है। राज्य की भी बात करें तो अपने एमपी के बाद वो गुजरात में चली जाती है, ठीक। फिर नर्मदा जी के बारे में हमने जलप्रपात देखे थे, वाटरफॉल्स देखे थे, ठीक है, कहाँ कहाँ पर अलग अलग वाटरफॉल्स थे हमारे बहुत सारे, वो भी हमने देख लिए, ठीक। उसके बाद में हमने क्या देखा, ये डैम्स के ऊपर आ गए, परियोजनाओं के ऊपर। देखो जब भी आप जिस तरीके के हम एग्जाम दे रहे हैं तो हम अधिकारी बनना चाहते हैं ना कोई एक ऑफिसर हम बनने वाले हैं, तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट्स में होता क्या है कि एक तो नदी जो होती है वो 2 राज्यों या 3 राज्यों से होकर निकलेगी, क्योंकि अब जो एमपी की नदी है अगर एमपी से निकल रही है तो आसपास तो सारे राज्य हैं, मध्य प्रदेश तो बीच में है, तो होता क्या है कि वो किसी ना किसी राज्य को क्रॉस करके या तो किसी नदी में मिलेगी जाके या फिर सी में जाएगी। तो वो जो दूसरे राज्य में जब वो प्रवेश करती है तो फिर क्या शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है पानी को लेकर, है ना, कि अलग अलग राज्य अलग अलग नियम है। तो अब चूंकि अगर नदी हमारे यहाँ से निकली है तो उस पर ज़्यादा अधिकार हमारा होता है, एमपी का है, तो इस तरीके से फिर कई तरीके के समझौते होते हैं, जल संधियाँ होती है, और ऐसा ही केस जो है भारत पाकिस्तान या पड़ोसी देश है उनके साथ भी होता है। तो इसीलिए हमको जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो जल संधियाँ उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किसके कितना जो परसेंट है वो मध्य प्रदेश को मिलेगा, कितना परसेंट इनको मिलेगा, और कहाँ कहाँ कौन कौन से डैम है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में हमको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, जो कि एक अधिकारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।